भारतीय राजनीति शायद दुनिया की सबसे मुश्किल राजनीतिक जमीन है, जिसके अंदर करोड़ों वोटर्स, कार्यकर्ता, नेता, अलग अलग तरह के आइडियोलॉजीज के भरे हुए लोग हमारे देश में मिलते हैं आपको। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, जैसे जैसे भारत की ताकत अलग अलग क्षेत्रों में विश्व स्तर पर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय राजनीतिक गतिविधियां दुनिया भर को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। देखा जाए, भारत के आंतरिक और राजनीतिक मामलों में विदेशी टिप्पणियां कोई नई बात तो नहीं है, और ये कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों का हम पर अपना प्रभाव दिखाने का एक तरीका ही है। मगर ये नया भारत है, और कोई हमें लोकतांत्रिक मूल्यों पर भाषण दे ये हम कतई सहन नहीं करते, या कोई हमारी सामाजिक समझ या न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए, हम ये नहीं सहन करते। हाल ही के दिनों में कनाडा, यूएस, जर्मनी जैसे देशों ने भारत की राजनीतिक गतिविधियों पे कुछ टिप्पणियां करी थी, जिनका उन्हें हर्जाना भुगतना पड़ा। भारत की तरफ से उन्हें कड़ा गतिरोध का सामना करना पड़ गया था। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और भारत इन सब पर ऐसे ही रिएक्ट करता कैसे रहेगा? आइए जानते हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ, मिस्टर आर एन मौर्य जी। इन्होंने अपनी मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस और एरिया स्टडीज के जेएनयू यूनिवर्सिटी से करी है, और अभी रिसेंटली ये एज अ रिसर्च स्कॉलर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। तो स्वागत करना चाहूंगा मैं अपने आज के गेस्ट का, सर। वेलकम। हेलो, थैंक यू। एम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। या आ तो सर, मेरा पहला सवाल आज के लिए ये रहेगा कि जर्मनी और अमेरिका ने हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट वाले मुद्दे पर कुछ बातें कही थी। तो डू यू थिंक दैट इट्स डिजायरेबल ऑन देयर पार्ट टू डू सो? अब इसका इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जी। उसके लिए हमको करना पड़ेगा। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है कि इसमें दो चीजें हैं, एक है संप्रभुता और एक है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। अब इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसको प्राथमिकता देते हैं। अगर आप अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता देंगे तब तो ये नाकाबिले बर्दाश्त था, बहुत गलत था। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्राथमिकता देते हैं या उसको थोड़ी सी जगह देते हैं, तो ऐसी टिप्पणियों के लिए थोड़ी सी जगह मिलती है। जिस तरीके से हम अपने समाज में सब ऐसे इकाई के रूप में नहीं रह सकते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ बोलते हैं, उससे हमारी एक कम्युनिटी की जो फीलिंग है, कम्युनिटी का जो 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 वो भावना है वो बनती है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय समाज में भी होता है कि ऐसा कोई सब कट के नहीं रह सकते हैं कि कोई किसी से कुछ ना कहे। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन, थोड़ा सा चीजें रहेंगी, तो किसी के ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ बातें होंगी। लेकिन हाँ, ये बातें सही हैं कि अगर हम अंतर्राष्ट्र क्योंकि जो राष्ट्र है इसकी संकल्पना में ही ये बात आता है, जो जिसे अंग्रेजी में नेशन स्टेट कहते हैं, कि भाई इंटरनल अफेयर्स में कोई दखल नहीं देगा। अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय के हिसाब से तो थोड़ा सा स्पेस मिलता है उनको कि हाँ, थोड़ा सा बोल सकते हैं। लेकिन और राष्ट्रीय संप्रभुता के आधार पर देखें तो बिल्कुल स्पेस नहीं मिलता है उनको। लेकिन जब मैं स्पेस दे रहा हूँ तो ये भी है कि बातें सब पे लागू होती हैं। अगर वो हमारे ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी करने का उनको स्पेस मिलता है, हमको भी वो स्पेस मिलता है कि हम भी उन पर थोड़ी सी टिप्पणी कर सकें। जी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या कोई ऐसे रीजंस हैं जिनको लेकर उन्हें इंडिया के इंटरनल अफेयर्स के बारे में कंसर्न होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह यह है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे, ऐसे नहीं आए कि यूएस को लगा कि हमें कुछ बोलना चाहिए और वो आके बोल दिया। नहीं, जैसे प्रेस वार्ता में पूछा गया तो उसने बोल दिया कि हम देख रहे हैं। इस तरीके से आई। तो ये जो है कि इनको भी पता है कि ये टिप्पणियां करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होना। क्योंकि केजरीवाल जी का जो भी अरेस्ट हुआ, जो जैसे भी हुआ, उसके लिए हमारे यहाँ अपना ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम है। हमारे यहाँ अपनी अपने तरीके हैं, जो भी होगा वो हमारे अपने इंटरनल सिस्टम के अनुसार ही होगा। वो उनके पढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ये बात हमें भी पता है, ये बात उन्हें भी पता है। लेकिन टिप्पणियां फिर भी कर दी गई। अब भारत अब मैं एकदम इसको नकार नहीं सकता हूं कि उनको बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा स्पेस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप भारत की स्थिति को समझिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।
और इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा मार्केट है, लोगों की निगाहें भारत पे होती हैं। जब वो इंटरेस्ट लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा-सा कमेंट करेंगे, थोड़ा-सा कुछ कहेंगे, उनको उनके हिसाब से जो चीज़ें नहीं लगेंगी उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनको जो चीज़ अच्छा लगेगा उसको उसकी प्रशंसा भी करेंगे। तो इस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो इसमें यही है कि इसको ऐसे पिरामिड की तरह समझिए। पिरामिड में क्या है कि जब आप भीड़ का हिस्सा हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं है। लेकिन जब आप जैसे-जैसे ऊपर उठते जाएँगे तो आप नीचे से आपको सबकी निगाहें आप पे हैं। आप ज़रा-सा इधर-उधर होंगे तो आपको क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ेगा। इसकी ग्रेटनेस है। इसमें से अब हम हमारा इतना मजबूत लोकतंत्र है तो हमें थोड़ा-सा तो क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात भी कर रहे हैं। ये ऐसा कैसा कुटुंब बनेगा कि इसमें हम एक-दूसरे के बारे में थोड़ा-सा बोल भी ना पाएँ। तो थोड़ा-सा स्पेस होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो दखल शब्द है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसको इसके लिए कुछ और मेरे पास ऐसा शब्द तो नहीं है, लेकिन ये है कि टिप्पणी कहें अगर, टिप्पणी तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मतलब ऐसा जब हमें ऐसा लगे कि नहीं हमारी सुरक्षा पे या हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे कुछ खतरा हो रहा है, हमें इसको ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। नहीं तो थोड़ा-सा स्पेस देना चाहिए, चल इतना इतने से कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है। बिल्कुल सर, जैसे आपने वसुधैव कुटुंब की बात करी और हमारे हिंदुस्तान के परिवारों में अक्सर एक बात कही जाती है कि जहाँ 4 लोग होते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आना-कानी या बातें तो होती ही रहती है, हर घर की कहानी होती है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, आपकी राय में मानव अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता जैसे जो मुद्दे हैं, क्या ये पश्चिमी हस्तक्षेप की चर्चाओं में कैसे भूमिका निभाते हैं? इसको समझने के लिए ऐसे समझना होगा कि हमें इतिहास देखना पड़ेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे हैं, मानवाधिकार, लोकतंत्र, सब अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे किया गया है, इसको देखना होगा ये जानने के लिए कि इनकी भूमिका क्या है। इनका इस्तेमाल सही से नहीं हुआ। जैसे प्रॉब्लम ये है वेस्ट कंट्री, जैसा कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर भी बोलते हैं, वेस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ों को समझना नहीं चाहता है। उसको लगता है उसे जो लगता है कि उसका जो लोकतंत्र वो जो लोकतंत्र को जो समझता है, पूरी दुनिया वही लोकतंत्र को ऐसा समझती है। ऐसा नहीं है। इसके पहले इसका क्रिटिसिज़्म भी बहुत हुआ है। इसके पहले आप देखेंगे वो महातीर मोहम्मद वगैरह, जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी ये सब मलेशिया के स्टेट हाँ, उन्होंने भी ये कहा था कि हम इस सब को नहीं मानते, हम एशियन वैल्यूज़ की बात करने लगे थे वो। ये सब एशियन वैल्यूज़ नहीं है, वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, हम इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम इनको नहीं मानेंगे। और दूसरा, मैं नहीं कह रहा हूँ उनका वो वर्ज़न सही है, वो सही बोल रहे हैं, नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। ऐसा भी लोग सोचते हैं, वेस्ट को इसको एकोमोडेट करना होगा खुद अपने कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वो करना नहीं चाहता। वो अन्य अन्य एरियाज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, डाइवर्सिटी है, उनके अलग जो 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 भी वो समस्याएँ हैं, उसको वो समझना नहीं चाहता है। और दूसरा, अन्य देशों के मन में एक चिंता, एक डर पैदा होता है उस बात से जब आप इन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। जैसे वेस्ट ने हमेशा से क्या किया है कि अपने अपनी राइवलरी के चक्कर में या अपने अन्य चीज़ अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है और दूसरे देशों पर इंटरवीन किया है उनमें। ऐसे सद्दाम हुसैन के केस में हुआ, ऐसे ही अफ़गानिस्तान में किया, सीरिया में किया। तो लोगों को तो जो लोग मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उसको एक डर पैदा होता है, असहजता होती है। वैसे अपने आप में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, सही है, होना चाहिए। लेकिन जब इनके आड़ में कितना भी कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ की आड़ में जब आप कुछ बुरा करेंगे, तो अच्छी चीज़ को भी जो है उसमें लपेट लिया जाएगा और उसपे भी निंदा होने लगेगी। तो मेरा जी। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है ऐसे कमेंट्स करने वाले जो लोग जहाँ से कमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हो गए या फिर जिन पर ये कमेंट्स करने जाने हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हो गए, तो इन कमेंट्स का प्रभाव क्या पड़ता है आम जनता के ऊपर? इनका मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ख़ास प्रभाव पड़ता है। अगर आप गौर से देखें, तो आप पाएँगे कि अगर ऐसा बहुत कम होता है कि जनता के बीच से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के किसी मुद्दे को लेकर के आवाज़ आए, फिर वो चैनलाइज़ होकर के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वहाँ तक जाए, फिर वो उस पे कुछ कमेंट करें। ऐसा रेयरली होता है। रेयरली भी उस केस में होगा जब जहाँ तक आइडेंटिटी की बात आ जाती है। जैसे कि खासकर इस्लामिक कंट्रीज़ में अगर कुछ ऐसा एंटी इस्लाम कुछ बात हो गई है, तो वो मूवमेंट बना के वहाँ तक जाएँ और फिर वो वहाँ का स्टेट हेड कुछ बोल दे। ऐसा इस केस में देखने को मिलता है। नहीं तो वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है एक एलीट अफेयर बन के रह गया है। कुछ लोगों के लिए जो एलीट अफेयर इन द सेंस कि पॉलिसी मेकर्स हैं या एनालिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए। आम जनमानस को इससे ज़्यादा मतलब नहीं है।
कि किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, और टिप्पणियों से तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि अभी आप अगर देखेंगे तो भारतीय मीडिया में जिस प्रकार से कवरेज हुआ उस सब चीजों को लेकर के, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के, तो जनता में एक उत्सुकता बनी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने, जानने इत्यादि के लिए। लेकिन आप गौर से उसी कवरेज को देखेंगे तो आप पाएंगे वो कवरेज भी, इंफॉर्मेशन कम है, इंटरटेनमेंट ज्यादा है। ऐसे में जो जनता के पास जो जानकारी है जिससे कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के एक अच्छी समझ बना सके, वो नहीं पहुंच रही है। उनके पास क्या पहुंच रहा है, एक स्टैंड, एक एजेंडा, एक वो कि हाँ हमें, हाँ ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है। इस तरीके की एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें पहुंच रही हैं जैसे मीडिया पहुंचाता है, और फिर वो वही जो है उसी को ऐसे मानते हैं। तो जनता में उसका कोई खास उस तरीके से प्रभाव पड़ता नहीं है। ये बात कमेंट करने वाले देश को भी पता है, और कमेंट जहां पे हो रहा है उनको भी है कि, उनको भी ये पता है कि कुछ इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसमें इतना थोड़ा सा ये अंतर आ जाता है कि जैसे कोई, जैसे केजरीवाल का केस अगर उठा लें, यहाँ पे है कि वहां से जब कमेंट आया तो बाकी जनता में कोई फर्क नहीं, लेकिन जो केजरीवाल के सपोर्टर हैं या वो जो विक्टिम्स हैं, ऐसा अगर कहें, हम वो वर्ड यूज करें विक्टिम, तो उनको ये थोड़ा सा राहत सा महसूस होता है कि हाँ हमारी बात जो है, हम ऐसा ऑब्लिवियन में नहीं चले गए हैं कि कोई हमें पूछ ही नहीं रहा है, कहीं कोई चर्चा हो रही है। बस उनको एक सांत्वना मिलती है। लेकिन उनको अगर देखें तो वास्तविक राहत फिर भी कोई नहीं है, क्योंकि वो उनको इसी सिस्टम के उसी चैनल से होकर के मिलेगा, जो कि आपको कोर्ट है, जो भी सिस्टम है उसी से मिलेगा आपको। तो ये चीज जो जनता है, जनता जब वोट करने जाएगी, जो भी करने जाएगी, वो अपने अपने डेली नीड्स देखती है, और वो सब चीजें मैंने देखती है। अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत इंफॉर्मेटिव वे में उसके ओपिनियन को शेप नहीं करता है, और ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी नहीं है। इससे हमें लगता है कि एफर्ट लगाना चाहिए कि जो ये इंटरनेशनल अफेयर्स है, फॉरेन पॉलिसी है, इसको इलीट स्पेस से निकाल के जनता के बीच में लाया जाए, जनता इसकी सहभागी बने। आप अगर गौर से देखेंगे तो अगर यही चीज जो है जर्मनी के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बोल, ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं वर्ड यूज करूँ, मैं जर्मनी के लोगों ने बोला होता या यूएस के लोगों ने बोला होता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। या इंडिया के लोग यूएस को क्रिटिसाइज कर दें, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूएस की गवर्नमेंट को। उन्हें फर्क कब पड़ता है, जब इलीट्स बोलते हैं। वहां के एलिट ने कुछ बोल दिया, यहाँ के एलिट ने उसका जवाब दे दिया, फिर वहां के एलिट ने उसका काउंटर कर दिया। ये पूरा पूरा एलिट अफेयर बना हुआ है, तो इसलिए जनता का जनता के लिए इसमें बहुत कम स्पेस है। जी। जी, बिल्कुल सर, आपने बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे सभी सवालों का जवाब दिया, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों ना इंटरनेशनल अफेयर्स को एक एलीट क्लास से हटा के आम जनता की आम रोजी जिंदगी के अंदर उतार दिया जाए, ताकि जनता को समझ बने कि हमारे देश के अन्य देशों के साथ क्या रिश्ते हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर मैं आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि हम फ्यूचर में भी ऐसे ही बहुत सी फ्रूटफुल कन्वर्सेशंस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर।